अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्ब हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, शो का आगाज़ कर रहे हैं वज़ीर आला पंजाब मोहतरम जनाब उस्मान बुज़दार साहब की एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस से। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जुनैद, अब कोई हंगामी नहीं है, अब सारा कुछ सुकून में आ गया है। एवरीथिंग इज सेटल्ड नाउ। ओ जबरदस्त बुज़दार साहब, ये तो आप बहुत बड़ी खबर दे रहे हैं। मैं क्या दे रहा हूँ, तुम नहीं तो ये खबर मुझे दी थी। मैंने क्या खबर दी थी आपको? बड़ी मेहरबानी आपकी, आप मेरे बहुत बड़े सपोर्टर हैं। अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे। इसी तरह बस मेरा जरा सपोर्ट करते रहिएगा, अल्लाह ने बड़ा देना है आपको। देख लेना इंशाल्लाह, मेरी दुआओं से ये एक दिन आपका पुत्र भी वजीर आला बने। मैंने क्या कह दिया है आपको? नहीं, बड़ी मेहरबानी आपकी। देखे जुनैद साहब, आप माशाल्लाह परखने वाली आंख रखते हैं। आपको पता है कि खान साहब ने ऐसे ही वसीम अकरम प्लस नहीं कहा हुआ। ये कोई ना कोई बात है बुज़दार में, तो ये खिताब मिला है ना, वरना कौन किसी को इतना बड़ा खिताब देता है। खान साहब ने कह दिया दोबारा साहब को कि देखो भाई, उस्मान बुज़दार का कोई नेमुल बदल नहीं है, इसलिए तब्दीली शब्दीली की बात जो है ना, वो ज़हनों से निकाल दे। देखें मेरी बात सुने, मैंने अल्लाह को जान देनी है। जो मेरी ही खान साहब से बात हुई थी वो सिर्फ इतनी थी कि बुज़दार साहब को तब्दील नहीं किया जा रहा। ये तो नहीं उन्होंने कहा था कि आपका कोई नेमुल बदल नहीं है। यार नेमुल बदल नहीं है तो नहीं वो तब्दील कर रहे। सबके इसका मतलब है कि अगर आपका नेमुल बदल मिल जाए तो वो फौरन आपको चेंज कर देंगे। जुनैद साहब, अल्लाह ताला आपको जिंदगी से तंदुरुस्ती दे, मौला ने खुश रखने हमेशा। वाह, बुज़दार साहब तो बिल्कुल ही सादे हो गए ने। देखे मेरे भाई, बात यह है कि खान साहब बड़ी दूर की नजर रखते हैं। वो को मामूली सियासतदान नहीं है। उनका जो सोचने का और देखने का कैलिबर है वो किसी और लीडर का नहीं ये है। तो मुझे भी 3 दिन पहले अंदाजा हो गया कि बुज़दार साहब में कोई ना कोई ऐसी बात है जिसकी वजह से खान साहब हर तरह का दबाव बर्दाश्त करने के बाद भी ये कहते हैं कि नहीं जी, नो चेंज। अल्लाह ताला बड़ा खुश, अल्लाह पाक ने खान साहब को भी बड़ा ही देना है। देखो, एक बंदे को अगर क्रिकेट की ग्राउंड से उठा के अल्लाह वजीर आजम की कुर्सी पे बिठाता है तो इससे बड़े भाग और क्या हो सकता है। अभी तो देखना, इस बंदे ने अमेरिका का सदर भी हो। हाँ, मैं तो दुआएं मांगता। अच्छा, आप इसलिए दुआएं मांगते होगे ना कि वो अमेरिका के सदर लग जाए, आप पाकिस्तान के वजीर आजम बन जाए। नहीं जुनैद, मैंने उनके साथ ही जाना है। वो जहाँ जहाँ होंगे मैं उनके साथ हूँ। नहीं, अगर वो अमेरिका के सदर बन जाते तो मैं न्यूयॉर्क का वजीर आला हूँ। ना सही पाकिस्तान के वाल बनो ना। यार छोड़ दे इस वक्त, खान साहब की बात करो, चुप कर जाओ। तुम्हें नहीं पता हालात क्या हुए। असल में जुनैद, कुछ लोगों की पंजाब की वजारत आला पे नजर है। अच्छा। और वो लोग हैं जो तोप से चिड़ी मरवाना चाहते हैं। देखो ना, मैं तो खान साहब के मुकाबले में चिड़ी हूँ ना, वो तो मेरे लिए तोप हैं। ऐसी भी अब कोई बात नहीं, आप वजीर आला पंजाब भी हैं। और नहीं जुनैद, आपको नहीं पता, वो भी इमरान खान है यार, मेरे लिए वो तोप हैं और मैं उनके सामने वाकई चिड़ी हूँ। उन्होंने तो ऐसे ही करना है तो मैंने उड़ जाना है। आप तो पहले कहा रहे ऐसा चिड़िया था चंबा में। जुनैद, बात यह है कि खान साहब को इस वक्त बहुत बहुत बड़े मसाइल का सामना है। ये 70 साल की करप्शन खत्म कर रहे हैं तो वो इमरान खान साहब, अब उनकी तवज्जो उधर ही रहनी देनी चाहिए। उनको बार बार मेरी तरफ दिखाना बुरी बात है। देखो ना, जरा गाड़ी चलाते हुए अगर साथ बीवी बैठ के बार बार दाएं बाएं इशारा करे तो गाड़ी की टक्कर भी हो जाती है। जो गाड़ी चला रहा हो उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उसका ध्यान सड़क के ऊपर ही रहना चाहिए। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि खान साहब जो है ना जी, उन्होंने ये तीसरी चौथी मर्तबा, आप खुद गवाह हैं, ये कह दिया है कि बुज़दार वजारत आला से नहीं हटाया जाएगा। अब तो मेरा ख्याल है इन लोगों को शर्म आ जानी चाहिए। अब तो ना इस तरह का बार बार जिक्र करें कि चेंज करें चेंज करें चेंज करें, हद हो गई है। अब तो खान साहब ने इन लोगों के गुस्से में आके कपड़े चेंज करने भी बंद कर। आपने देखा होगा पिछली को 10-12 तकरीरों से वो एक ही सूट पहन रहे हैं। जबरदस्त। देखे खान साहब से मोहब्बत कैसी है, उनके मलबूसात पर भी इतनी गहरी नजर। जुनैद, खान साहब से ही तो मुझे मोहब्बत है। मैं तो हर वक्त उनका हेयर स्टाइल भी नोट करता हूँ, कपड़े भी नोट करता हूँ, जूती तक देखता हूँ कि कितना प्यारा इंसान है। अल्लाह ने ऐसे नहीं भाग लगाए।
بہت بڑا آدمی ہے اور اللہ نے اور بڑا دینا ہے اس آدمی کو. سر جی کچھ اپنے واسطے بھی مانگ لیں. اور یار جب اللہ پاک اس کو دے گا تو اس نے پھر اس میں سے مجھے بھی دینا ہے. اس نے بھی دیے ہوئے میں سے ہی دینا ہے, کون سا پلے سے دینا ہے. ادھے میں یہ اشفاق احمد صاحب کی کوٹیشن زبردست. میرا مطلب ہے کہ اللہ پاک نے بڑا دینا ہے خان صاحب کو اور مزید بڑا دینا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب وہ لوگ جو میری کرسی پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اب ان کے منہ بند ہو جانے چاہیے. ان کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اگلے 2.5 سال بھی انشاءاللہ تعالی اللہ پاک رحمت کرے, اللہ کرم کرے, اللہ پاک اپنی جراب میں سے سب کو دے, اللہ پاک وزیر اعظم کو بھی دے اور اللہ پاک مجھے بھی دے. مختار صاحب بیماروں واسطے بھی دعا کر دیں. اللہ پاک عمران خان صاحب کو ہر بیماری سے دور رکھے, اللہ صحت تندرستی ہمیشہ رکھے. سر جی بادشاہ کی دعا کر دینا. بادشاہ اللہ پاک وزیر اعظم ہاؤس پہ رحمتوں کی بارشیں رکھے. اللہ پاک بنی اللہ پہ رحمتوں کی بارشیں کرتا ہے اور صرف اتنی بارش ہو جس سے چکر نہ ہو. اللہ پاک ہمیشہ صاف ستھرا رکھے بنی کا اللہ. تو جنید بات یہ ہے کہ یہ دعاؤں کا سلسلہ ہی ہے جو ابھی تک جاری ہے. دیکھیں ساری باتیں اپنی جگہ ٹھیک ہیں کہ آپ کو ابھی تک خان صاحب کا اعتماد بھی حاصل ہے, لیکن سیاسی مبصرین مسلسل اس بات پر اصرار کر رہے ہیں کہ تبدیلی ناگزیر ہے پنجاب میں, کیونکہ آپ نے تبدیل بہرحال ہونا ہے, 2 نہیں تو 4, 4 نہیں تو 6 ماہ بعد آپ کو تبدیل ہونا ہے. جنید تم تو ایسی باتیں نہ کرو, تمہیں تو چاہیے کہ یہ سیاسی مبصرین تبدیل کرواؤ یار. یہ جو میری تبدیلی کی باتیں کر 6 مہینے سال یہ کیا کر رہے ہو یار, 2.5 سال رہ گئے ہیں, بس چھوڑ دو اس بات. 2.5 سال گزر گئے ہیں, پتہ چلا ہے. یہی تو کہہ رہا ہوں کہ پتہ چلائیں کہ 2.5 سال گزر گئے ہیں, کوئی ڈیلیور میرے کریں. بھائی چپ کر جاؤ بس, 2.5 سال جہاں گزر گئے ہیں وہ اور 2.5 بھی گزر جائیں. اگر عدم اعتماد آ گئی آپ کے خلاف تو کیا کریں گے؟ نہیں آتی انشاءاللہ. دیکھو خان صاحب کو اللہ تعالیٰ زندگی سے تندرستی دے, اللہ پاک بہت لمبی زندگی عطا کرے. جتنی دیر تک خان صاحب چاہتے ہیں نا عدم اعتماد چھوڑ کے, بے شک نعوذ باللہ زلزلہ بھی آ جائے تو میں نہیں کہیں جاتا. مزار صاحب دیکھیں عمران خان صاحب کی اشیر بات اپنی جگہ, لیکن بہرحال اب آپ کو ڈیلیور بھی تو کرنا ہے نا. جنید صاحب اللہ کے فضل سے 2.5 سال میں وہ کام کیے ہیں جو پچھلے 70 سالوں میں نہیں ہوئے. کیا کیا؟ یہ فردوس مارکیٹ والا انڈر پاس 70 سال سے بنا ہوا تھا, یہ میں نے بنوایا اپنی 2.5 سالہ دور میں, میں نے پورا کروا دیا. چلے اور کیا کیا؟ اور اللہ کے فضل سے یہ ہے جو گلبرگ میں یہ فردوس مارکیٹ والا چوک, اس میں اللہ کے فضل سے انڈر پاس پورا کر دیا. اور کیا کیا ہے؟ جنید صاحب اور بھی بہت کچھ کیا ہے. یہ دیکھیں نا یہ ہے والا, یہ جو فردوس مارکیٹ والا انڈر پاس وہ آپ کو نظر نہیں آتا, وہ بالکل پورا ہو گیا اور کھل بھی گیا. حضور والا آپ کا لوگ موازنہ کرتے ہیں ایک متحرک وزیر اعلیٰ سے جس کا نام تھا شہباز شریف. اللہ کے فضل سے جنید صاحب آپ 5 سال پورے ہونے دیں, شہباز شریف تو دھول میں بھی نہیں نظر آئے گا. شہباز شریف نے اپنے 5 سالہ دور اقتدار میں نے پتہ کرا لیا ہے 363 بندے معطل کیے تھے. اچھا, تو میں اللہ کے فضل سے اپنے 2.5 سال میں اتنے کر بیٹھا ہوں. آپ دیکھنا یہ میرے اگلے 2.5 سال ہو لینے دے, میں نے اگر اس سے دونے بندے نہ معطل کیے تو پھر مجھے کہنا. زبردست. حضور والا یہ کوئی T20 نہیں ہو رہا جس میں آپ سینچری بنا رہے ہیں. اگر کسی نے افسر نے غلطی کی ہے تو اس کو معطل کرے, زبردستی کر رہے ہیں. جنید صاحب شہباز شریف کا اور کن باتوں پہ نام ہے, وہ کون سا ایک پہیا اٹھا کے موٹر سائیکل چلا لیتے, انہی باتوں پہ اس کا بھی نام ہوا نا کہ بندہ ایسے معطل کرتا ہے. انڈر پاس بنا ہے اس نے, تو انڈر پاس تو میں نے بھی ایک جگہ مجھے خالی نظر آئی ہے, میں نے بنا دی ہے. حضور والا کہیں اور بھی کچھ کر کے دکھائے نا. انشاءاللہ آپ فکر نہ کریں, آپ نے میرے ساتھ محبت کا مظاہرہ کیا, انشاءاللہ آپ کے اکاڑے میں بھی انڈر پاس بناؤں گا. بس آپ یہ 2.5 سال پورے کروائیں, میں آپ کے لاہور والے گھر سے اکاڑے والے گھر تک انڈر پاس بنوا دوں. ادھر سے آپ جنید صاحب اپنے گراج سے ہی نیچے گھیوں, اور ادھر سے سیدھا بڑے پرا کے کار گھیوں. مزدار صاحب شہباز شریف صاحب کے دور میں سبزی گوشت اتنا سستا تھا. وہ یار سبزی گوشت اگر سستا تھا تو شہباز شریف کی کون سی اپنی سبزی گوشت کی دکان تھی. اس وقت سبزی گوشت کے دکاندار سستا بیچ رہے تھے, اس میں شہباز شریف کی کون سی کوالٹی ہے. سر جی آپ کے دور میں دیکھیں کتنا مہنگا ہو رہا ہے. تو میں بیچ رہا ہوں, حد ہو گئی ہے. نہ ان کے دور میں وہ بیچ رہے تھے, نہ اس دور میں بیچ رہا ہوں. اگر مہنگا ہوا ہے تو اس میں کوئی میری غلطی نہیں ہے, اگر اس دور میں سستا بکتا تھا تو اس میں کوئی شہباز شریف کی کوالٹی نہیں ہے.
سر جی یہ قیمتوں کو کنٹرول کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے. یعنی حکومت باقی سارے کام چھوڑ کے تو سبزی گوشت کی ہٹی پہ بیٹھ جائے. تم کس بات کی فکر کرتے ہو؟ چھوٹی سی بوٹی تم پہلی تاریخ کو منہ میں ڈالو، اگلی پہلی آ جاتی ہے تو اسے وہ چت ہی نہیں جاتی. بات پتہ کیا ہے جنید صاحب، جس کا کوئی کسی بات سے تعلق بھی نہیں نا وہ بھی اس میں پنگے لے رہا ہے. ایسے نہیں کرنا چاہیے. گوشت مہنگا ہو گیا حضور والا، اس بیچارے کی صحت دیکھیں گوشت نہ کھانے سے کتنی خراب ہوئی ہے. اس کی زلفیں یہ جو ہے نا، اس کی ایک زلف آگے آ جاتی ہے نا، وہ آگے کی طرف گر جاتا ہے بیچارہ. جنید صاحب میں چھوٹا سا تھا اس وقت بھی یہ اتنا ہی تھا، آج بھی وہ اتنا ہی ہے. اب اس کی کمزوری بھی حکومت میں نہ ڈال دیں. بات یہ ہے کہ یہ جتنے لوگ میرے خلاف افواہیں اڑاتے ہیں یا جو چاہتے ہیں کہ مجھے یہ ہٹا دیا جائے یہ وزارت اعلیٰ سے، ان کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو اتنا مخلص اور شریف النفس وزیر اعلیٰ مل نہیں سکتا. نہیں، آپ کے شریف النفسی اور آپ کا اخلاص وہ تو سب لوگ تسلیم کرتے ہیں. وال فرے تھا ہی پکے رہو. ناظرین یہاں میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ، ہمارے ساتھ رہیے گا. چائنا نے مصنوعی بارش پہ اتنا کمال کیا ہے، ایسا کمال کیا ہے کہ پوری دنیا کے ماہرین کو وقتہ حیرت میں ڈال دیا. اچھا جی، اس سے پہلے کہ ہم اپنے آج کے موضوع کی طرف آئیں تو ایک گزشتہ روز جب ہم کرونا ویکسین کا ذکر کر رہے تھے تو اس میں کچھ شاید ہماری ایک دو جملوں سے شاید کوئی غلط فہمی پیدا ہونے کا احتمال تھا، تو اس کی وضاحت بہت ضروری ہے کہ یہ جو کرونا ویکسین ہے نا، یہ بالکل کسی بھی عام دوائی یا عام ویکسین کی طرح اس کا کوئی آفٹر ایفیکٹ نہیں ہے، خدا نخواستہ کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اور یہ جو بخار شخار اور یہ بھی ہے نا کہ پتہ نہیں وہ کیا ہو جاتا ہے، یہ مطلب یہ نہ کہ کوئی ایسے کیسز سامنے نہیں آئے اور پوری دنیا سے رپورٹس آ رہی ہیں. اور ظاہر ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی بھی ایسی ویکسین میں کوئی چیز آتی سامنے تو فوراً مطلب ایک طوفان کھڑا ہو جاتا. تو پوری دنیا میں ویکسینز لگ رہی ہیں، بالکل نارمل انداز میں لگ رہی ہیں، اور اس سے کوئی بالکل کسی بھی قسم کا کوئی بھی ایکسپرٹس کی اوپینین ہے، ڈاکٹرز کی اوپینین ہے اور تجربے اور مشاہدے کی بات ہے کہ کہیں سے بھی کوئی کسی ایک جگہ سے کوئی رپورٹ نہیں آ رہی ہے ایسی. اب بات یہ کہ ہم اس کو سیریسلی کیوں نہیں لے رہے؟ دیکھیں، سب کی ذمہ داری ہے، وفاق کی ذمہ داری ہے، صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری ہے، پبلک کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ یہ جو ویکسین لگانے کا عمل ہے اس کو مزید تیز کیا جائے، اویئرنیس پیدا کی جائے، ایک دوسرے سے بات کی جائے. ابھی دیکھو مطلب کتنا افسوس ہوتا ہے کہ مطلب ہیلتھ ورکرز کو پہلے مرحلے میں جب ویکسین لگائی گئی ہے نا جی، تو غالباً 2,35,000 کا ہدف مقرر کیا گیا تھا پنجاب میں، تو صرف جن کو لگائی جا سکی ہے وہ 1,07,000 ہے جن ہیلتھ ورکرز کو لگائی جا. اتنی غلط فہمی ہے کہ ان کا تدارک بہت ضروری ہے، ان پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور ایک کیمپین کی شکل میں اس کو مطلب اب آگے بڑھانا چاہیے، سب کو زور لگانا چاہیے. یہ ویکسین نہیں لگے گی تو اس بلا کا مقابلہ نہیں ہو پائے گا. اچھا بھائی جان، اب ہم آتے ہیں اپنے آج کے موضوع کی طرف. آپ کو پتہ ہے نا یہ جو فروری گزر گیا ہے اس کی آپ کو تنخواہ نہیں ملی؟ کبھی تو سیریس ہو جائے کرو خدا کے لیے. یار غریب آدمی کو تو تنخواہ سے تعلق ہوتا ہے نا. جو مہینہ گزر گیا جو اگلا ہے اس کی بات کرے بندہ. بالکل ٹھیک ہے، جو گزر گیا ہے ایک چیز گزر گئی ہے. نہیں بہو جی، آپ فروری کا اتنا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ قسط دینی ہے کوئی؟ باؤ جی اب تو آدھا مارچ بھی گزر گیا. مارچ گزر گیا، مارچ. کہنے آپ کو یہ لگا تھا، بلکہ بتانے آپ کو یہ لگا تھا یہ جو فروری گزرا ہے پاکستان کی تاریخ کا گرم ترین اور خشک ترین فروری تھا. اچھا جی، گرم ترین اور خشک ترین. مطلب فروری اتنا گرم نہیں پہلے کبھی نہیں، کبھی نہیں. پوری سے تو ٹیمپریچر اس سے کافی بڑھتا رہا. ہاں، ٹیمپریچر بھی اس فروری میں بلکہ اب بھی مارچ میں بھی بہت زیادہ یعنی پہلے سالوں کی نسبت اس میں گرمی دیکھنے میں آ رہی ہے اور بارشیں بھی بالکل نظر نہیں آ رہی. اور یہ پوری دنیا میں ایک گلوبل وارمنگ کی ویو ہے اس کا انسانیت کو سامنا ہے. لیکن پاکستان بہرحال ایک زرعی ملک ہے جس پہ ان چیزوں کی، موسم کی تبدیلی کی بہت زیادہ اہمیت، اور پاکستان کا شمار ان ٹاپ 10 کنٹریز میں ہوتا ہے جن کو ماحولیاتی تبدیلیوں کا سب سے سنگین سامنا ہے.
खतरा है। हाँ जी आप देखें ना कि सर्दी एकदम ही खत्म हो गई है। अब तो सर्दी उतनी को देर बस खड़ी होती है जितनी को देर वो दूध देने आए बंदा तो वो खड़ा होता है। मैं बता ये रहा था कि ये गर्म तरीन और खुश्क तरीन क्यों रहा फरवरी। जी। गर्म तरीन तो इसलिए रहा कि इसमें जो औसत जो दर्जा हरारत था पिछले साल फरवरी की निस्बत हाँ जी। 3 डिग्री उसमें इजाफा रहा। यानी पिछले साल जो औसत फरवरी का टेम्परेचर था वो 13 था और इस महीने जो था फरवरी का वो 16 था। 3 डिग्री का इजाफा मामूली नहीं होता। टू मच। अच्छा, इसी तरह 83% बारिशें जो हैं वो पिछले साल की निस्बत कम हुई हैं इस फरवरी में। 83% एक महीने में बारिशों में कमी देखने इट इज आल्सो टू मच। इंग्लिश तो आप फरफर बोलते हैं। यार आई स्पीक। अच्छा, बहरहाल एक ज़राई मुल्क है, उसको तो हर चीज़ जो है वो इसी ऐनक से देखनी पड़ती है। फसलों के लिए बड़ी अजीब और गरीब तब्दीलियां आ रही हैं इस मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से। मसलन कि इस वक्त गंदम और चावल के लिए ये जो गर्मी पहले पड़ गई है और बारिश नहीं हो रही, बहुत ही खतरनाक है। बारिश का ना होना गंदम के लिए भी, चावल के लिए भी। लेकिन दूसरी तरफ आमों के लिए ये बहुत अच्छा है, क्योंकि आम का जो बूर बनता है ना वो ज्यादा गर्मी से वो ज्यादा बारआवर साबित होता है, वो जो बूर है। वाह जी वाह, थैले मुबारक हो। आमों का सीजन बढ़ गया है, मुल्तान का है ना। अच्छा, मुल्तान में खुशहाली आ जाती है बड़ी। हाँ। अच्छा, दूसरी तरफ ये जो हमारे नहरी इलाके हैं, यहाँ पे चने की अब बहुत ज्यादा फसल काश्त होने लग गई है, उसके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। नहरी इलाकों में, जहाँ पे चने के, बारानी इलाकों के लिए, नहरी इलाकों में चने की काश्त के लिए ये अच्छा। अब देखो कि कहीं पे ये जो मौसमियाती तब्दीली है कहीं पे अच्छी है कहीं पे बुरी है। फिर कहते हैं अल्लाह दी अल्लाह जानता है। अल्लाह ही जानता है, लेकिन अल्लाह का जो किया हुआ है ना, अल्लाह ने जो निज़ाम बनाया है, इंसान ने उसमें कुदरत के साथ छेड़खानी की हुई है, जिसको आज हम भुगत रहे हैं। अब प्रॉब्लम ये पैदा होती है कि अगर हमने उसके साथ छेड़खानी कर ही ली है तो फिर उसका कोई उपाय भी करें, उसका कोई सद्भाव भी करें। अब जो बड़ी कौमें हैं वो कर रही हैं, इसका सलूशन क्या है जी। कहीं पे बारिशें हो रही हैं, एक जगह मुझे बारिश चाहिए, एक जगह नहीं चाहिए, और कुदरत के साथ हमने छेड़खानी कर ली हुई है, ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता जा रहा है। इसका एक जो हल है वो चाइना ने किया। चाइना ने मसनूई बारिश पे इतना कमाल किया है, ऐसा कमाल किया है कि पूरी दुनिया के माहिरीन को हैरत में डाल दिया। अरे वाह, उन्होंने कहा कि ये हो क्या गया, चीन ने देखते ही देखते कर क्या लिया है। चीन ने ऐलान किया है कि वो 2025 तक यानी 4 साल बाद जो है वो 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे बारिश और बर्फबारी करने की सलाहियत हासिल कर ले। बस फिर ये चीन ने हमारे बदल चूस लिए। 55 लाख किलोमीटर बनता पता कितना सर? यानी चीन का 60% रकबा बनता है और पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा बड़ा रकबा बनता है। पाकिस्तान से, कुल पाकिस्तान से 6 गुना ज्यादा रकबे पे बारिश भी बरसा सकता है और बर्फबारी भी कर सकता है। वहाँ ये होता है कि अगर बच्चे जिद कर रहे हो कि हमने बारिश में नहाना है तो आप 1122 पे फोन करके बारिश करवा सकते हैं। कर सकते हैं, अगर आपकी जेब में पैसे हैं तो हम कर सकते हैं। अच्छा, उसका बिल आएगा आपको? बिल आएगा, वरना पाकिस्तान क्यों नहीं कर लेता। इस पे बड़ी महंगी बारिश बनती है, लेकिन पता है क्या, बहुत महंगी बारिश है, यकीनन बहुत महंगी बारिश है। लेकिन एक तो अगर जब आप इस पे काम शुरू कर देते हैं ना तो फिर ये महंगी जो बारिश है ये सस्ती भी की जा सकती है। मसलन ये नहीं कि उसकी क्वालिटी जो है वो कम की जा सकती है, लेकिन जब आप इस पे काम शुरू कर देते हैं तो फिर उसके लिए ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, तलाश किए जाते हैं। तो उससे इस वक्त एक अंदाजे के मुताबिक अगर आप 1 मुरब्बा किलोमीटर पे बारिश करना चाहते हैं ना तो उसके लिए आपको 5 से 7 लाख रुपए चाहिए। अगर आपके 1 मुरब्बा किलोमीटर पे इंतहाई कीमती फसल लगी हुई है तो फिर आप ये रिस्क लेना अफोर्ड कर सकते हैं। यानी कि उसको 100 रुपए दे के भरावा 17 ना मीह पा दे ते 30 रुपए दियां वाहां ते बिजलियां छड़ दे। वैसे सुना मैंने ये है कि अब आप रंगदार बारिश भी देखेंगे। बिल्कुल, ये चाइना ने जो किया है ना, जो ऐलान किया है, वो सिर्फ यही नहीं किया कि वो बर्फबारी और बारिश कर सकेगा, बल्कि अगर यालाबारी हो रही है और फसलों के लिए नुकसानदेह है तो वो यालाबारी को कंट्रोल भी कर सकेगा चाइना। सर
मेरा ख्याल चाइना में तो वैसे भी बारिशें बहुत होती हैं। यार चीन बड़ा ही इतना है, इतना, इसीलिए तो उसने इस टेक्नोलॉजी पे अबूर हासिल करने की कोशिश की। मेरा ख्याल है इंडिया भी इसीलिए उससे बहुत खौफजदा है। हाँ मैं कह इंडिया रहा ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀਆਂ ਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਫੌਜੀ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਢਿੱਲੇ ਨੇ, ਉਤੋਂ ਸਿੱਲੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਕੰਮ ਗਿਆ ਨਾ फिर। मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये जो मसनूई बारिश होती है, यार वैसे ना मुझे ये देख के खुशी बहुत होती है कि इतने सारे नॉन सीरियस लोगों में इतना सीरियस आदमी भी मौजूद है। वो सर जी अगर ज्यादा सीरियस है तो ICU चला जाओ। अल्लाह माफ करे मैं क्या है। अच्छा यार आप सवाल का जवाब बताएं आप, हम तो दोनों सीरियस है ना, बताएं। मैं वो पूछ रहा था कि ये जो मसनूई बारिश होगी, इसमें नान पकौड़े खाने को दिल चाहेगा? बड़ा सवाल पूछा जी। यानी ICU और नान पकौड़े तो मैनू याद आया है, वाहिद बंदा है ਜਿਹੜਾ ਡ੍ਰਿਪ ਲਵਾ ਕੇ ਵੀ ਡਕਾਰ ਮਾਰਦਾ तो उसने मसनूई बारिश में अपनी प्रॉब्लम क्या ढूंढी, और मुझे पूरा यकीन है कि अगर गोगे के पास वाकई 7 लाख रुपए हों और पकौड़े भी पड़े हों और मौसम खुश्क हो, तो ये 7 लाख रुपए की मसनूई बारिश करवा लेगा पकौड़े खाने के लिए, उसका मजा दुबाला करने के लिए। अच्छा सर, मसनूई बारिश बहुत महंगी पड़ती है। महंगी पड़ती है लेकिन फायदे उससे कहीं ज्यादा है। अब मैं चीन की आपको मिसाल बता रहा हूं, जिसने 55 लाख मुरब्बा किलोमीटर पे सलाहियत हासिल कर ली है, तो उसने इसके लिए महकमा बनाया है स्पेशली, और वो कहता है कि हमें $5 अरब जो है इस महकमे को बजट देना पड़ेगा, लेकिन हमें $5 अरब के बदले जो फायदा होगा वो $55 अरब होगा। 22,000 लोग उसने इस महकमे में डिप्यूट किए, 22,000 लोग। वैसे भाजनायद अगर चीन ने ये सारा कर लिया है तो अब ये आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह सारी दुनिया में पूरी दुनिया को करना पड़ेगा ना। जब चीन को वो फायदा उठाता देखेगी दुनिया, तो जाहिर है इस पर फिर पैसे खर्च करेगा, पाकिस्तान जैसा मुल्क भी खर्च करेगा इस और पर। सानू सस्ता पैगा क्योंकि साडे ते हर नुक्कर ते छप्पड़े नहीं, और पानी जाया हो रहा होता है। अच्छा इसके लिए करना ये पड़ता है कि ये जो बादलों की लेयर्स होती हैं, ये 5-6 लेयर्स के ऊपर जाके आपको जहाज़ों के ज़रिए या मिसाइल्स के ज़रिए जो है वो फायर करना पड़ते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स का छिड़काव करना पड़ता है। जैसे सिल्वर आयोडाइड है, ड्राई आइस है जिसको यानी सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, पोटेशियम है, इनको मिला के इसका स्प्रे करना पड़ता है, फिर वो एक खास कीमियाई अमल के बाद वहां पे बारिश शुरू हो जाती है। सर जी मैंने तो डर लगा कैसी इतने मसनूई बारिश करिए वो तो असली बारिश भी आ जाए, थले मौसम आ जाए। सही बात है, हमारे तो महकमा मौसमियात को ये भी नहीं ना पता होता कि आज बारिश होनी है कि नहीं। हमारी सोच बुनियादी तौर पे मनहूस सोच यार आप क्यों कह रहे हैं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा। यार बात वो सही कर रहा है, तो मैंने ना ये चीन में प्रॉब्लम नहीं ना कोठे जोड़ने वाली, ना ही ईटा रख के घर वड़न वाली प्रॉब्लम है चीनियां। नाज़रीन यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਤੋਤੇ नहीं ਹੁੰਦੇ छोटे छोटे, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁੱਜੇ ਚ ਅੰਡੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਕੁੱਜੇ ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। नाज़रीन हस्बे हाल के सलामती कटहरे में एक ऐसा नौजवान खड़ा है जिसका दावा है कि वो सहाफ़ी है, अखबार नवीस है। ना उसको सहाफ़त का मतलब आता है, ना उसको अखबार नवीसी के मफहूम का पता है। आइए उससे जानने की कोशिश करते हैं वो करता क्या है और क्यों करता है। जी बेटा। जुनैद साहब, आप सिर्फ अखबार की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह मौसूफ ने अपना चैनल शुरू कर लिया है कलाबाजी के नाम से। अच्छा जी जी जी, मैं कहता हूँ जी कलाबाजी न्यूज के नाम से चैनल खोला है और दनदनाता इस तरह फिर रहा है जैसे को मेरा ख्याल है 2-3 जो बड़े चैनल है ना उनकी भी कलाबाजी लगवा के ये आया है। देखें देखें ये जेलस है मेरे YouTube चैनल से। नहीं जी, मैं कि जनाब जो बड़े बड़े 3-4 चैनल के मालकान हैं, मियां साहब, मीर साहब, लखानी साहब, सब सिर जोड़ के बैठ गए। हाजी साहब फिक्र में पड़ गए हैं कि यार इधर चैनल आ गया, YouTube चैनल, YouTube कलाबाजी YouTube चैनल। मुझे आके कहता है कि इंटरव्यू दे दें, इंटरव्यू। मैं क्या आप किस चैनल से आए हैं? कहते जी कलाबाजी YouTube चैनल। ना इंटरव्यू कहना आंदा ना YouTube कहना आंदा। अजीजी भाईजान मेरे को भी लेना है इसी इंटरव्यू में, क्या मेरी ना कलाबाजी लगा देना किते। नहीं तेरी ते कलाबाजी लग गई ते अल्लाह माफ करे फिर क्रेन ही मंगानी पैनी। कच्चू कुम्मा ते गोगा पुठे हो जाते एडी छेती सीधे नहीं हुंदे।
सर जी कच्चू कुम्मे को तो नहीं होया जाता सीधा गोगे दी धौन च 2 लाओ सीधा हो जाएगा। बात हो रही है इस सहाफी की। जुनैद साहब, ईमान से आप लोग भी सहाफी हैं, बात करते हुए भी शर्म आती है कि इतना जो बाइज्जत और बारोब शोभा था, हाँ जी। उसका ऐसा बेड़ा गर्क किया इन लोगों ने आके। चंद ऐसे लोग, चंद नहीं ज्यादा, हाँ जी। ज्यादा अब सोशल मीडिया पे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो दूसरों की इज्जतों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। हाँ जी। पत अलफदा ना को नहीं आंदा, कोई इल्म नहीं है, कोई इतला नहीं है, कोई पास खबर नहीं है, हाँ। पल्ले से ही बनू के ऐसी ऐसी खतरनाक बात फेंक रहे हैं सोशल जी, मीडिया। अच्छा, मामला ये है कि देखो मेन स्ट्रीम मीडिया की तरह जो यूट्यूब चैनल हैं या जो सोशल मीडिया पे जर्नलिज्म कर रहे जी, हैं, जी। उनमें भी अच्छे और बुरे दोनों तरह के हाँ लोग जी। मौजूद हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया में भी मौजूद है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग कर रहे हैं, सहाफत के नाम पे सहाफत कर रहे हैं या सहाफत के नाम पे जो भी कर रहे हैं, इनको अपनी जिम्मेदारियों का पता है? सहाफत होती क्या है? मतलब कोई आपका बैकग्राउंड है जर्नलिज्म का, बताएं। बैकग्राउंड का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका वीर मैक फाड़ के उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे सांप नहीं बढ़ सकता। ये क्या मेरिट है तुम्हारा? ये बताओ कि तुम्हें इजाजत है उन जगहों पे जाने की माइक लेके? मैं कहना जी कि ऑस्ट्रेलियन तोते नहीं होंगे छोटे छोटे, वो जेड़े कुजे च अंडे देंदे ने ना, उस कुजे च वड़ जांदा जी। अंदर जाके कैमरा रख लेंदा है, कितने अंडे दिए हैं तुमने, देखा तुम्हें जुर्रत कैसे, तुम्हारे पास लाइसेंस है अंडे देने का? और तोता तंग आके कहता है कि ना कर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ तेरे भैन भरा निकलने। सर मोटरसाइकिल का नंबर छोटा होता है और प्रेस इतना बड़ा लिखवाया होता है इन लोगों ने। हाँ। और सर जी, हम जिसको अपना नुमाइंदा बनाते हैं ना, उसको ये इजाजत देते हैं कि तुम अपने स्कूटर और कार के पीछे प्रेस की नंबर प्लेट लगाओ, फिर शशके ही शशके। देखो ना यार, इन लोगों ने प्रेस की नंबर प्लेट को भी क्या माशरे में स्टेटस सिंबल बना दिया। हाँ जी। यार मैं आपको हल्फन ये बात बता रहा हूँ कि मेरा एक दोस्त है मुनम, जी। उसने अपना ना को गली में गोदाम शुरू किया, स्क्रैप का वो काम करता है। हाँ जी। तो वो मुझे एक दफा बता रहा था कि यार जब शुरू हुआ है ना कंस्ट्रक्शन, वो मिस्त्री लगाए हैं, जी जी। तो कहते जी को बंदा आ गया अगले दिन, वो कार्ट उनको दिखा के कहता कि भाई आपके पास नक्शा नुक्शा किधर है ये जो आप बनाने लगे हैं? उन्होंने पूछा जी आप जनाब GDA से आए हैं या DC साहब की तरफ से आए हैं? कहता नहीं, जर्नलिस्ट। यार तुम्हारा क्या काम है, तुम नक्शे चेक करने आ रहे हो? हाँ। अस्पतालों में यार सेंसिटिव एक शोभा है। हाँ जी। वो अगला सर्जन बेचारा मरीज सारा उधेड़ के बैठा है, जागो दे मुंह के माइक कर देंदा। ये किस तरह अपने अधेड़ा है बताएं? वो गो आके कहेंगे पुत्र FSC नंबर ले लेंदा ते तेनू भी पता लग जाता कि मैं उधेड़ा। सर जी, मैं सू करूंगा कि आप लोगों ने मुझे निजी चैनल पे बुला के और मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाई एक हैं। मिनट ठहर जाओ। तो मुझे सिर्फ सू के स्पेलिंग बता दो, मैं तुम्हें जर्नलिस्ट मान लूंगा। शाबाश है। ओनू कितों होने ने 12 साल दे बैठे ने ले तक इन्हां नूं नहीं आए। नाज़रीन, यहाँ मुझे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। बेहतरीन फिल्म पाकिस्तान में बनती थी जी। और यहाँ पे ऐसा फनकार पैदा हुआ है कि जिसका कोई जोड़ नहीं था। हिंदुस्तान में भी, बॉलीवुड में भी बाकायदा बेशुमार बड़े बड़े लोग उनको उस्ताद कहते थे। अच्छा यार, पाकिस्तान में फिल्म इंडस्ट्री की ज़बूं हाली की वजह से जी। मैं ये कोशिश कर रहा हूँ आजकल के फिल्म इंडस्ट्री के हवाले से अपने अगली जो जवान नस्ल है उनको जरा कुछ ना कुछ बताते रहें ताकि उनमें इंटरेस्ट पैदा हो और वो भी हमारी फिल्में देखने की तरफ आए। वो यही ना सोचते जाएं कि सिर्फ बॉलीवुड में ही अच्छी फिल्में बनती हैं या बनती थी। पाकिस्तान एक ऐसा खिता है जहाँ पे फिल्म जो है ना जी, ये बर्रे सगीर जितना भी हमारा ये सब कॉन्टिनेंट है जी जी, इसमें बेहतरीन फिल्म पाकिस्तान में बनती जी। और यहाँ पे ऐसा फनकार पैदा हुआ है कि जिसका कोई जोड़ नहीं था। हिंदुस्तान में भी, बॉलीवुड में भी बाकायदा बेशुमार बड़े बड़े लोग उनको उस्ताद कहते थे। उन असातिज़ा का मैं जिक्र शुरू कर रहा हूं। उसमें सबसे पहले मैं जिस शख्सियत का और जिस एक्टर का आपको बताने लगा हूं जी, वो यहाँ पाको हिंद में सबसे बड़े वर्सटाइल फनकार हुए हैं। अच्छा। उनका नाम अलाउद्दीन था। कश्मीरी थे,
ख्वाजा अलाउद्दीन साहब बड़े ही प्यारे और बड़े नफीस आदमी थे। जी जी। शख्सियत उनकी भी बड़ी कमाल थी। अपने नाम के साथ भी शायद अलाउद्दीन कश्मीरी लिखते थे कहीं पे। नहीं, लिखते नहीं थे। नाम उनका पापा अलाउद्दीन लिखा गया, उनको पापा भी कहते रहे। जी। सारे लोग उनको बाप के तौर पे लेते थे यहाँ पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री के लोग। अच्छा। और ऐसी ऐसी फिल्म की हुई है कि वाह 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 वाह, और एक फिल्म दूसरे से मिलती ही नहीं है। अच्छा जी। यानी विलन किया और बेशुमार फिल्मों में किया है। अच्छा। और बेहतरीन किया है। जी। बेहतरीन विलन का रोल किया है। हीरो किया है तो ऐसा किया है कि वाह वाह वाह, बेहतरीन हीरो किया है। जी। फिर कॉमेडी रोल किए हैं। कॉमेडी हीरो भी उन्होंने पहली दफा इंट्रोड्यूस करवाया कि हीरो कॉमेडी भी हो सकता है। और मेरा ख्याल है कि हिंदू पाक में पहली दफा उन्होंने किया। अच्छा। कोई भी रोल दूसरे से मिलता ही नहीं है। यानी उनकी जो वर्सटिलिटी है ना जी, जी। वो आपको पहली फिल्म से आखिरी फिल्म तक नजर आएगी। जी। यानी पाकिस्तान की जो पहली फिल्म थी फेरे, उसमें विलन थे और बतौर विलन उन्होंने बेशुमार फिल्में की, जिसमें बागी, मुजरम, वादा, छू मंतर, पींगा, राज, पाटे खां, दुल्ला पट्टी, तकरीबन सारी सुपरहिट फिल्में। हाँ जी हाँ जी। फिर कॉमेडी विलन भी किया हुआ है। अच्छा। यानी विलन में भी मजा पैदा करके तो लोगों को महसूस किया। कॉमेडी हीरो भी और कॉमेडी विलन भी। जी 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 जी, बड़ा कमाल फनकार थे अलाउद्दीन साहब। फिर एक फिल्म थी शहरी बाबू, उसमें बंजारे के रूप में नजर आए। जी। फिर एक फिल्म थी हमीदा, उसमें एक अफीमी का रोल किया। मतलब एक फिल्म थी पाटे खां, उसमें कॉमेडी से वाह 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 वाह। फिर वो एक फिल्म बंदिश आई थी, उसमें इन्होंने वो जो होते हैं मछेरे जी। ऐसा रोल किया मछेरे का कि लोगों को हंसाया भी है। उसमें लोग एकदम दंग रह गए कि यार ये किस तरह की टेम्पो लेके आ गए हैं। और फिर आखिर पे इस किस्म की ट्रेजेडी की है, ट्रेजिक सीन बोला है ऐसा कि बाखुदा मुझे याद है सारा सिनेमा रोना शुरू हो गया। वाह 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 वाह। डायलॉग तक आज तक लोगों को याद है कि हमने सारी जिंदगी समुद्रों में पानी देखा है, मगर हम अपनी बेटी की आंख में 2 बूंद पानी नहीं देख सकते। फिर एक फिल्म थी जिसमें कोचवान का रोल किया हुआ है, बदनाम फिल्म। ओए होए 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 होए, पूरे पाकिस्तान बल्कि हिंदुस्तान में भी लोग ये डायलॉग बोलते फिरते थे। उनके ये डायलॉग थे, कहां से आए हैं ये झुमके, किसने पहनाए हैं ये झुमके। ओहो क्या बात है, क्या बात। फिर एक फिल्म थी करतार सिंह, ये को मेरा हाल है 1959-60 की बात है। पंजाबी फिल्म थी, उसमें सिख का रोल किया है। ये सैफुद्दीन सैफ जो बहुत बड़े शायर हुए हैं, सैफुद्दीन सैफ, उनकी फिल्म थी। वही इसके फिल्मसाज थे और हदायतकार थे, लिखी भी उनकी खुद थी। करतार सिंह यार ऐसा सिख का पार्ट किया कि पा जुनैद, मैं अपना तो ये बिल्कुल बबांगे दोहल मानता हूँ कि मैंने जब भी सिख का पार्ट किया ना, मुझे अलाउद्दीन साहब सामने आ गए। चल बेटे नकल कर ले मेरी जिन्नी को, हो सकती हमसे नहीं हो सकी। वैसा तो कोई बड़े बड़े फनकार नहीं कर सके, तो हम किस बात की मूली। कमाल सिख का पार्ट किया है, सरदार का पार्ट। सही। फिर खलील कैसर साहब की फिल्म शहीद में अरब कबीले के सरदार का रोल किया। फिर फरंगी में एक मलंग का रूप धारा। फिर फिल्म सुपरहिट फिल्म रियाज शाहिद साहब की जरका, उसमें फलस्तीनी मुजाहिद का पार्ट किया। फिर ये अमन में एक गरीब कश्मीरी का पार्ट किया। यानी इतनी ज्यादा वैरायटी के साथ काम किया हुआ है। अजीजी मैं तो उनका गाना बार बार देखता रहता हूँ, गोलगप्पे वाला आया गोलगप्पे लाया। मैं कहता हूँ जी गाना ऐसा सोना पिक्चराइज कराते थे कि मत मार देते थे। बहरहाल पूरी फिल्म इंडस्ट्री उनको उस्ताद का दर्जा देती है और वाकई वो अदाकारी के उस्ताद हुए हैं अलाउद्दीन साहब। बेशक। नाज़रीन ये था आज का हस्बे हाल। और चलते चलते एक छोटी सी बात ये कि बीवी ने शौहर से गिला किया कि ये कहाँ का कानून है कि रोज़ाना खाना मैं ही बना के दूं। शौहर ने बड़ा तारीखी जवाब दिया कि ये आलमी कानून है कि कैदी को खाना हमेशा हुकूमत देती है। एंकर की हड्डी बीती। नाज़रीन खुश रहे, खुश रखे। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। अल्लाह।